आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो वेलकम बैक है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, जिसमें उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम उन प्रीवियस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके आगे मूव करेंगे, जिसमें हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईएमआर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उस इंटरेक्शन के नतीजे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब इस इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसे हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करके देता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज ओवर व्हिच ईएमआर एक्सटेंड। अगर साधारण अल्फाज में मैं आपको समझाऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डिफरेंट टाइप्स की हैं, अगर हम उनको बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से या बढ़ती हुई वेवलेंथ के हिसाब से या फिर बढ़ते हुए वेव नंबर के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब ऑर्डर में तरतीब देते हैं, तो उससे जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें रेंज होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, जहां जहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फैली हुई हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, इसकी वेवलेंथ की रेंज इतनी होगी, आईआर की वेवलेंथ यहां से यहां तक होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, इसका वेव नंबर इतना होगा। तो ये स्पेक्ट्रम हमें एक्चुअली इन डिफरेंट ईएमआर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या याद करना है। देखो एनर्जी की मुख्तलिफ वैल्यूज है, अच्छा फ्रीक्वेंसी की अलग वैल्यूज है, वेव नंबर की अलग वैल्यूज है, ठीक है, और वेवलेंथ की अलग वैल्यूज है। अब ये सारी आप याद करने से कासिर हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सबको याद करना और ज़हन के अंदर फीड करके रखना। हाँ अलबत्ता कोई चाहे तो कर सकता है मेहनत करके, क्योंकि यू नो ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, कोशिश की जा सकती है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या याद रखना है, आपने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है कि किस तरीके से इनकी एनर्जी बढ़ रही है, कैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जो आपको एमसीक्यूज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि मोस्टली जो है ना आपका इससे क्वेश्चन आता है वो इसी नोयत का आता है कि हाँ भाई आपको चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा एक्सरे, यूवी, विजिबल और आईआर, चार तरह की ईएमआर है, बताओ इसमें एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, पूछेगा इसमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, पूछेगा इनको बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से तरतीब दे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको टैकल करने के लिए मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ आपने उसको गौर से समझना है। ठीक है, याद रखना जब भी आप कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते हो ना, तो जो रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कॉस्मिक या गामा रेज हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम। दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान के फासले को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। और जब आप रेडियो वेव्स पे आएंगे, यहां पर जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, पहला पॉइंट कि जब आप कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ोगे तो वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी। क्लियर। अब पिछली वीडियो में ना मैंने आपको एंड पे तीन रिलेशन बताए थे एनर्जी के, अगर आपको याद हो तो। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ये तीन रिलेशन मैंने आपको समझाए थे। अब अगर आप जरा गौर करो, यहां पर वेवलेंथ कॉस्मिक रे या गामा रेज की सबसे कम है। जहां वेवलेंथ कम होगी वहां एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब यहां एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी यहां पे क्या होगी, ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव नंबर भी क्या होगा आपका, वो भी ज्यादा। ठीक है, पॉइंट को अच्छे से ध्यान में बिठाना है कि जहां वेवलेंथ कम वहां एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेव नंबर ज्यादा और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। अच्छा इधर आ जाओ, यहां पर वेवलेंथ रेडियो वेव्स की क्या होती है, ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम। यानी रेडियो वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी एनर्जी क्या होती है, कम, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, कम, इनका वेव नंबर भी क्या होता है, कम। ठीक है, अब ये चीजें अगर आपके जहन में है ना तो आप आराम सुकून से एमसीक्यूज का हल निकाल सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। अगर चार एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर दे दिया, पूछा किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, आप बताओ। जब इस साइड पे मूव कर रहे हो एनर्जी कम हो रही है, मीन आईआर की एनर्जी सबसे कम। समझ आई बात की, एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा। इसी तरीके से आपको दे देगा विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, पूछेगा इन चारों में से बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। देखो इस तरह मूव कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा,
इसकी फ्रीक्वेंसी कम। सिमिलरली इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से जो चीज़ याद करने की है वो सिंपली आप इनके हल्के फुल्के यूजेस जो हैं उनको जहन में रख सकते हो। जैसे रेडियो वेव्स है, रेडियो सिग्नल्स या टेलीफोन मोबाइल सिग्नल्स में इस्तेमाल होती हैं। माइक्रोवेव जो है ये माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होती हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए। विजिबल रीजन है, इससे आप कलर्स जो है देखते हैं। आप जानते हो विजिबल रीजन 7 डिफरेंट कलर्स का मजमूआ होता है जिसे आप विब्ग्योर के नाम से याद रखते हो, ठीक है। आगे जो है एक्सरेज हैं, इसको आप क्या करते हो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे आपका स्केलेटन है वो हड्डियों के जो एक्सरे करवाते हैं इनको ये एक्सरे रेडिएशन से इस्तेमाल होती हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं बोन को कहाँ पे फ्रैक्चर आया कहाँ पे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, मुख्तलिफ तरह के आप इनके बेसिक यूजेस अगर आपने तैयार करने हैं तो आप इनको इंटरनेट से निकाल के यूज कर सकते हैं और अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। तो उसके अलावा हाँ एक छोटी सी बात है कि 2-4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिनको आगे जाके हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल करना है, यानी यूवी विजिबल पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, एनएमआर पढ़ेंगे। तो उनमें जो मुख्तलिफ रीजन है जैसे यूवी विजिबल आएगा तो हम इस विजिबल रीजन के बारे में इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना फिर ये चीजें आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये था बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट। स्पेक्ट्रम का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितनी तरह की होती हैं, इनकी एनर्जी कैसे बढ़ती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर का। एक बात याद रखिएगा हर ईएमआर का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो पार्टिकुलरली जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी दरअसल एक स्ट्रक्चर इलुसिडेशन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल करके हम एक अननोन सैंपल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो लिहाजा जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक बात पे फोकस करेंगे, एक नुक्ते पे फोकस करेंगे, वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जिनका हम सैंपल से इंटरेक्शन करवाएं और उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिले उससे हम उस सैंपल के या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकें। समझ आ रही है? मतलब इंटरेक्शन सब रेडिएशंस का होता है मैटर के साथ, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्टिकुलरली हम सिर्फ उन रेडिएशंस पे फोकस करते हैं जिनसे हमें सैंपल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दीज आर द या आप कह सकते हैं दोज रेडिएशंस are discussed under spectroscopy which gives us fruitful results in terms of the structure of molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जब भी किसी EMR का मैटर के साथ रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ टकराती हैं तो दो फिनोमेने हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एमिशन। और इसी प्रोसेस की बुनियाद पर जब भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराएंगी, ठीक है, या तो आपको दो इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, या तो कोई मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, या कोई मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, एमिशन। तो दो तरह के फिनोमेना हमें देखने को मिलेंगे और इन्हीं दोनों फिनोमेना की बुनियाद पर हम दो ब्रॉडर वे में क्लासिफाई कर देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी। एक है आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी होती है आपकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और उसके बाद हम इनका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देखेंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा और उसमें हेल्पफुल साबित होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, देखो पहला पॉइंट है जी, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज थ्रोन ऑन अ सैंपल मॉलिक्यूल। कोई भी आपने सैंपल लिया, उसके ऊपर सोर्स से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकी। मान लीजिए ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये मैंने यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, सैंपल, ठीक है, अननोन मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर मुझे डिटरमाइन करना है। मेनली अगर मैं फोकस करूँ तो ये मेरे पास क्या है, सोर्स, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, सैंपल, ठीक है। तो जब मैंने सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस सैंपल के ऊपर क्या करवाया, फॉल करवाया, तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट से, जिसे हम लो एनर्जी लेवल कहते हैं, वहां से जंप करके कहां चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल स्टेट पे, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन
ठीक है, फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करेंगे। इट अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के यहाँ पे समझ लो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ये ट्रांजिशन करके कहां आ जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये जी एक्साइट होकर यहां पर आ गया। अब इंपॉर्टेंट नुक्ते की बात ये है कि देखो ये जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी का गैप है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब फिक्स होता है। समझ आ रही है बात की, ये कम या ज्यादा नहीं होता। अच्छा, जब ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ये जो डेल्टा ई है, एनर्जी का डिफरेंस है, रेडिएशन सारी गिर रही है। मान लो मैंने उसके ऊपर यूवी भी गिराई, उसके बाद विजिबल भी गिराई, आईआर भी गिराई, माइक्रोवेव भी गिराई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन मैंने इसके ऊपर गिराई। अब जिस रेडिएशन की एनर्जी या उसके फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेडिएशन मैंने गिरवाई, हर रेडिएशन के फोटॉन्स की एनर्जी मुख्तलिफ है। समझ आ रही है बात की? तो जिस फोटोन की एनर्जी इस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी गैप के बराबर होगी, वो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके उतनी एनर्जी गेन करके इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्बेंस के नतीजे में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई, उसने कुछ एब्जॉर्ब की, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी उनका आगे स्पेक्ट्रम में हमें डार्क बैंड नजर आएगा, मतलब ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई हैं। और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। वो कहता है जी, अच्छा उसके बाद एक बात हो रहा है, सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर सेट पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो है, ये सोर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसके ऊपर करवाई, ठीक है, इस सैंपल ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, और यहां आगे मैंने क्या रखा होता है जी, डिटेक्टर। ये मैंने क्या रखा हुआ है जी, अपना डिटेक्टर साहब है। अच्छा, डिटेक्टर ने भी क्या करना है, ये जो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ट्रांसमिट हो जाएंगी, कुछ रेडिएशंस को ये सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी रेडिएशंस को ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट। तो मैंने लिखता हूं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनको ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद आपको स्पेक्ट्रम जो है वो आपकी रीड आउट डिवाइसेस देती हैं, जिनसे आप इंफॉर्मेशन लेके अपना अगला काम करते हैं। पॉइंट एक बात याद रखना कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें सैंपल और डिटेक्टर को एक दूसरे के पैरेलल आमने सामने रखा जाता है। ये जब मैं मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगा तो ये हमने डिफरेंस को क्रिएट करना है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने पार्टिकुलरली लिखा है कि जो सोर्स और डिटेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं। समझ आ रही बात की? क्योंकि इसके अंदर डिटेक्टर ने ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करना होता है कि जो लाइट उसने अब बाद में ट्रांसमिट की है, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, बाकी ट्रांसमिट कर दी। जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उस रेडिएशन को जो डिटेक्टर साहब है उसने डिटेक्ट करना है, और आगे आपको जो है वो रीड आउट डिवाइस के तौर पे आपको रीडिंग्स जो है वो देनी है। अच्छा, उसके बाद ये जब एक्साइटेशन हो जाती है, आपको पता है हाई एनर्जी लेवल पे कोई चीज ज्यादा देर तकती नहीं है, फिर वो वापस आती है। जब ये वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट करेगा, और इसे आप बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके, यानी कोई भी किसी भी किस्म की रेडिएशन उसने एमिट नहीं की, हीट की फॉर्म में उसने अपनी एनर्जी को जो गेन करके गया था वो लूज करके वापस आ गया। ये था सारा फिनोमेना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक इंपॉर्टेंट नुकता जो इसमें आपने काबू करना है वो ये है कि जब सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फेंकी गई, तो ये कुछ फोटॉन्स को, कुछ एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हमें मिलेंगी, अब जितनी रेडिएशंस कम हुई हैं, जितनी फोटॉन्स कम हुए हैं, जो वेवलेंथ की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है, वो हमें एक पार्टिकुलर सिग्नल देती है, और उस सिग्नल को इस्तेमाल करके हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ढूंढने में मदद करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात और है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये जो आपने सैंपल के ऊपर गिराई है, तो ये जो एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये निकालने का फार्मूला क्या है? सिंपल सी कहानी है, मैं आपको मिसाल दूं, ठीक है। आपके पास 20 रुपए थे, आपने 5 रुपए अपने भाई को दे दिए, तो बचे कितने? टोटल में से 5 माइनस करो, कितने बचे? 15 रुपए।
सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस सैंपल ने कितनी EMR एब्जॉर्ब की है, कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ये जो आपने टोटल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकी है इसमें से इस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को माइनस कर दो, तो जो जवाब आएगा वो उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख सकता हूँ एब्जॉर्ब्ड EMR का, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माइनस ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा उस एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट करने का, कौन सी वेवलेंथ की या कौन सी एनर्जी की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है। बस एक की पॉइंट जो बेसिक कांसेप्ट है याद रखना, इलेक्ट्रॉन तभी यहां से ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जंप करके जाएगा जब इसको इस एनर्जी गैप के बराबर वाले फोटोन का सामना होगा। यानी उस फोटोन की एनर्जी इतनी लाजमी होनी चाहिए जितनी इस एनर्जी गैप की है। तो जब ये गैप वाली एनर्जी उसको मिलेगी, चुपके से वो जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होकर ऊपर भाग जाएगा। ठीक होगी बात? तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। दूसरा फिनोमेना है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं एमिशन क्या है। देखो बाद बात ऐसा होता है मॉलिक्यूल्स जो हैं या तो हम उनको खुद हीट करते हैं या फिर वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स जो उनमें मौजूद एटम है या स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं वहां चले जाते हैं। ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं वहां आएंगे तो वो जो एक्सेस एनर्जी उनके पास थी वो उनको रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करते हैं। समझ आ रही है बात की? तो वो जो एमिशन है रेडिएशंस की फॉर्म में ये फ्लोरेसेंस की सूरत में भी हो सकती है और फास्फोरेसेंस की सूरत में भी हो सकती है। जब ये रेडिएशंस एमिट होंगी तो स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट लाइंस देखने को मिलेंगी और एक खास सिग्नल्स मिलेंगे। उन सिग्नल्स को स्टडी करके हम फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जो है डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेशन देखें, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स टू अ ग्राउंड स्टेट, excess energy is released in the form of radiation photon. It is called emission, and the study of these signals to determine the structure of the compound is called emission spectroscopy. मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है मान लो यहाँ से, ठीक है, एनर्जी जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये अपनी एक्सेस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एमिशन। ठीक है, अब ये प्रोसेस फास्फोरेसेंस की सूरत में भी हो सकता है और फ्लोरेसेंस की भी सूरत में भी हो सकता है, इसे आप रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब खास बात ये है कि इसके अंदर जो डिटेक्टर है उसको लाइट सोर्स के 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। अब जरा इस बात को समझना है, मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है क्या है, सोर्स है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास क्या है, एक सैंपल है और ये मेरे पास क्या है, डिटेक्टर है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ जाती हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, इंसिडेंट EMR। सही है, अच्छा, अब सैंपल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मानो एक्साइटेड स्टेट पे गए हुए थे, अब वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी रेडिएशंस को इमिट करेंगे। सही है, ऑल डायरेक्शन में। ये जी सैंपल ने रेडिएशंस को इमिट किया, इन्हें मैं कहूंगा एमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, अच्छा जी, अब जब सैंपल ने अपनी जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया और अपनी एक्सेस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि जो हमने इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकी थी, कुछ सैंपल ने एब्जॉर्ब की जिसकी वजह से वो मानो एक्साइटेड स्टेट में गया था, फिर वापस जो है ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने अपनी रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को एमिट किया। अब कुछ इसने एब्जॉर्ब की थी, बाकी जो है वो क्या होंगी, ट्रांसमिट होगी। ये क्या है आपकी ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा सैंपल है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें ये एटम हो या इलेक्ट्रॉन हो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत तो है, समझ आएगी ना बात की।
की पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है। अब वो जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके जा सकता है। मान लो ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करके जा सकता है। समझ आ रही है ना, इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। फर्क कहां पे आता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन का, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। समझ आ रही है, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता। लेकिन एमिशन में ये होता है कि जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब वो अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट करेगा। अच्छा, यहीं पे दूसरा फर्क आता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि ये जो इमिट कर रहा है रेडिएशंस, हम इन एमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा। ये दो की पॉइंट्स है। अब देखो, अगर मैं इस डिटेक्टर को उठा के यहां पर रख दूं तो यहां पर मुझे दो तरीके की रेडिएशंस मिल रही हैं, एक ट्रांसमिटेड और दूसरी एमिटेड। तो इनकी इंटरफेरेंस से मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं इस सोर्स और जो मेरा डिटेक्टर साहब है इनको मैं क्या करता हूं 90 डिग्री के ऐसे एंगल पे रखता हूं। समझ आ रही है बात की। अगर मैं इस डिटेक्टर को यहां रखूंगा तो वो क्या करेगा, इस ट्रांसमिटेड रेडिएशंस भी आ रही हैं, एमिटेड रेडिएशंस भी आ रही हैं, दोनों आ रही हैं, दोनों आपस में काम खराब कर सकती हैं, हमारा रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, खराब। इसलिए मैं यहां पे क्या यूज करता हूं, एक ब्लैक बॉडी यूज करता हूं जो क्या करती है, इस ट्रांसमिटेड रेडिएशन को सारों को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और फिर हमें सिर्फ एमिटेड रेडिएशंस मिलती हैं जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उससे हमें खास सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को हम यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको इन दोनों के प्रिंसिपल और काम करने का जो असूल है वो समझ आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्क मैंने दोनों आपको बेसिक समझा दिए, मैं एक बार और मजीद आपके आसानी के लिए रिपीट कर देता हूं। सिंपल ये होता है कि ग्राउंड स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन ने कहां जाना है, एक्साइटेड स्टेट में। ये एक मॉलिक्यूल भी शिफ्ट हो सकता है, ये आगे हम एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे ना, वो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल पे जा सकता है। ठीक है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये मान लो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। समझ आई बात की। अच्छा, जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने सोर्स से फेंकी है, उसने एब्जॉर्ब किया, यहां चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब जब वो एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तब दो डिफरेंट फिनोमेना हमें देखने को मिलेंगे। अगर तो वो नीचे आ रहा है और इन द फॉर्म ऑफ हीट अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, कोई रेडिएशन नहीं कर रहा, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। समझ आई। और अगर वो एमिट कर रहा है रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव डिके दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम एमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन में हम सिर्फ उसको जो ट्रांसमिटेड लाइट आती है उसको डिटेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर सोर्स और डिटेक्टर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, लेकिन एमिशन के अंदर सोर्स और डिटेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है। अब हम इसका एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अपने लेक्चर को आज को वाइंड अप करते हैं। उसके बाद एंड पे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक डिफरेंस की, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्पफुल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है, उसके रीजंस भी इसी क्वेश्चन से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोर वर्सटाइल है जबकि ये लेस वर्सटाइल है। इसकी रीजन ये है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को आप इससे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस के फिनोमेना नहीं दिखाते, इसलिए ये थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन ये वाली जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये थोड़ी सी वर्सटाइल है। दूसरी बात, ये लेस एक्सपेंसिव है, वो मोर एक्सपेंसिव है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिटेक्टर्स जो हैं, जो सोर्स हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, महंगे हैं एज कंपेयर टू दिस। अगर इसकी बात करें तो ये थोड़े से सस्ते हैं। अच्छा, उसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं और वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इससे आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा और जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इससे आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। अच्छा, इसमें जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस हैं उनको आप डार्क लाइन से जो है डिनोट करते हो, मतलब ये आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा स्पेक्ट्रम।
ठीक है, इसमें बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट, और जहां जहां से रेडिएशन अब्सॉर्ब हुई है वो वहां वहां पर आपको डार्क लाइन देखने को मिलेगी। मतलब ये वाली वेवलेंथ की रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी, ये भी अब्सॉर्ब होगी, ये भी, ये इस तरीके से आता है। लेकिन जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास ब्राइट या कलर्ड लाइंस मिलती हैं, क्योंकि उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब हायर से लो में आएगा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि बैकग्राउंड डार्क होता है और उसके ऊपर आपको जो है ये लाइट कलर की रेडिएशंस जो है लाइंस देखने को मिलती हैं, जो ये बताती हैं हाँ भाई इस वेवलेंथ की रेडिएशन अब जो है एमिट हुई है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हुई है। इसमें आपको ब्राइट लाइंस देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड क्या होगा आपका डार्क। अच्छा, उसके बाद इसमें सोर्स और डिटेक्टर को पैरेलल रखा जाता है, जबकि इसमें सोर्स और डिटेक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाता है। इसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, इसमें जो डिटेक्टर है वो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर जो डिटेक्टर है वो एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो में आएगा तो वो जो एमिट करेगा रेडिएशंस उनको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको जो है ब्लैक बॉडी अब्सॉर्ब करके हमारा रोला खत्म कर देगी। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अच्छा उसके अंदर कौन कौन सी रेडिएशंस है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एमिशन क्या है, किस तरीके से ईएमआर और मैटर का इंटरेक्शन होता है। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बात ना समझ आए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स की, इसमें रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल जो एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो जान है। तो इस बात को हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।